नमस्कार। आज का यह वीडियो मैं इस टॉपिक पर लेकर आई हूँ कि मेंटल डिसेबिलिटी होती क्या है। बहुत से पेरेंट्स मेरे पास ये सवाल लेकर आते हैं कि मैम ये मेंटल डिसेबिलिटी क्या है, हमें तो सालों साल पता ही नहीं चला कि हमारा बच्चा इशू में है या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हम तो उसे नॉर्मल लेकर चल रहे थे। तो मेंटल डिसेबिलिटी को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? पहली बात तो हमें यह समझनी होगी कि मेंटल डिसेबिलिटी और फिजिकल डिसेबिलिटी बिल्कुल दो अलग चीज़ें हैं। जो हमारे ब्रेन, हमारे कॉग्निशन में होता है वो मेंटल डिसेबिलिटी है, और जो हमारी बॉडी में होता है वो फिजिकल। जैसे पोलियो, ब्लाइंडनेस, डम एंड डिफनेस, ये जो होता है वो फिजिकल डिसेबिलिटी में जाएगा। लेकिन बच्चा पढ़ लिख नहीं रहा है, याद नहीं रहता है, जल्दी भूल जाता है, खुलकर बात नहीं करता है, हम उसे कहीं ना कहीं मेंटल डिसेबिलिटी में लेने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, कुदरत ने, एनवायरनमेंट ने हमें कुछ टाइम पीरियड दिए हैं। अगर हमारा बच्चा उस टाइम पीरियड को फुलफिल नहीं कर रहा है तो ऐसे बच्चों में प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत करेंगे बच्चा जब माँ के पेट में आया। अगर बच्चा प्री मेच्योर जन्म लेता है, बिफोर 9 मंथ, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, कोई भी रीजन हो, अगर बच्चा बिफोर 9 मंथ है तो वहाँ डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिलेड क्राइड है, प्री मेच्योर बेबी है, अंडर वेट बेबी है, कॉर्ड उसके गले में फंसा हुआ था, या बर्थ के बाद उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला, बच्चे ने ब्रीथ प्रॉपर नहीं किया है, तो मेंटल डिसेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार इन्फेक्शंस की वजह से भी होता है। कई बार ये भी रीज़न हो जाता है कि बच्चा अंडरवेट था, उसे बहुत दिनों तक हमने कांच में रखा था। ये सारे कॉजेस की वजह से मेंटल डिसेबिलिटी बढ़ती है। अब एज अ पेरेंट्स, एज अ न्यू पेरेंट्स, हमारा फर्स्ट बेबी है या सेकंड ही सही, अगर वो डिसेबल है, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आफ्टर बर्थ बच्चों को आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी सोल्यूशन है, क्या वह अपने नेचुरल माइलस्टोन को कंप्लीट कर रहा है या नहीं। नेचुरल माइलस्टोन किसको कहेंगे? फर्स्ट 5 मंथ में बच्चे का नेक होल्ड हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है, इट मीन्स बच्चा कहीं ना कहीं टाइम ले रहा है, वो जीडी में जा सकता है। जीडी मीन्स ग्लोबल डेवलपमेंट डिले, बच्चा नेचुरल फेनोमेना को फुलफिल नहीं कर रहा है। या बच्चा 7 मंथ 6 मंथ में करवट नहीं ले रहा है, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, आपके बार बार बुलाने के बाद भी वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, या पर्टिकुलर वो किसी एक ही साउंड को रिस्पॉन्स दे रहा है, वहां पर इश्यूज अराइज हो सकते हैं। क्रॉलिंग टाइम पर नहीं हुआ, लाइक जो 1 मंथ है, 8-9 मंथ तक बच्चे को क्रॉलिंग आ जाना चाहिए। वॉकिंग 1 to 1.5 ईयर्स तक आ जाना चाहिए। 8-9 मंथ से बच्चा मम्बलिंग करना शुरू कर देता है। 1 ईयर होते होते वो एक एक शब्द बोलना शुरू कर देता है। 2 ईयर आते आते 3 से 4 शब्दों को मिल के बोलने लगेंगे, या तो पूरा एक सेंटेंस बच्चा बोलने लगता है। अगर इन चीजों में बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इट मीन्स वो अपने माइलस्टोन को फुलफिल नहीं कर रहा है। इट मीन्स समवेयर बच्चे का आईक्यू इश्यूज है, इंटेलेक्चुअल इश्यूज हैं। जीडी बच्चे, जो बच्चे कम्युनिकेशन में जीडी होते हैं, ऑटिज्म बच्चे, एडीएचडी बच्चे, लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे और मेंटल रिटार्डेशन बच्चे, इन्हें आइडेंटिफाई करने में टाइम लगता है। बट अगर ये बच्चे स्कूल जाने के बाद बाकी बच्चों के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे, लाइक एट द एज ऑफ 3 to 4 ईयर्स, जब हम नर्सरी या प्री स्कूल में भेजते हैं, तो हमें अगर स्कूल से ये रिमार्क आ रहा है कि आपका बच्चा लोगों के साथ मिक्स नहीं हो रहा है, आइसोलेटेड है, बहुत उथल कूद कर रहा है, बहुत मस्ती कर रहा है, सुन नहीं रहा है, अपने नाम को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ओरल नहीं दे रहा है, इट मीन्स देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। इन हालात में आपको किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को, साइकियाट्रिक को या पीडियाट्रिशियंस को आपके बच्चे को दिखाना चाहिए, उनके संपर्क में आपको आना चाहिए। दूसरा क्या होता है, बच्चा पेंसिल प्रॉपर नहीं पकड़ रहा है, एबीसीडी भी वो सीखने में मेहनत ले रहा है, इट मीन्स उसे इश्यूज हो सकते हैं।
प्राइमरी एजुकेशन अगर बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो वो या तो एलडी बच्चा होगा या तो वो ऑटिज्म बच्चा हो सकता है। एडीएचडी बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत उछल कूद करते हैं, एक जगह शांत नहीं बैठते। हम पेरेंट्स को क्या लगता है हमारा बच्चा शरारती है, पर शरारत अगर कंटिन्यू है सुबह से लेकर शाम तक एक जैसी बिना थके, आपका बच्चा रात को 2-2 बजे तक जाग रहा है, सो नहीं रहा है, नींद बहुत कम है उस बच्चे की, जितनी देर तक वो जाग रहा है वो बिना थके खेल रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जंप कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा है, तो ये बचपना नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं उसे एडीएचडी के इश्यूज हो सकते हैं। हम कहते हैं बच्चा शर्मीला है। शर्मीला है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अच्छा, बच्चा दूसरों को रिस्पांस नहीं देता, सिर्फ मम्मी को ही देता है या सिर्फ पापा को ही देता है, घर में और किसी को नहीं पहचानता, पर्टिकुलर किसी ही चीज को रिस्पांस देता है, वहाँ ऑटिज्म के सिम्टम्स हो सकते हैं। आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, पर्टिकुलर एक ही गेम वो बार बार खेल रहा है, आइसोलेटेड है, सोशल नेचर उसका काफी पुअर है, तो वहाँ पे ये इश्यूज हो सकते हैं। जीडी बच्चों में सबसे बड़ा इश्यू ये होता है कि बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, सिर्फ ना पेन पेंसिल प्रॉपर पकड़ रहे हैं, ना ओरल दे रहे हैं, ना रिटन दे रहे हैं। तो आपको एज अ पेरेंट्स सबसे पहले आप अपने बच्चों के सारे पॉइंट्स को नोट कीजिए, क्या इश्यूज कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। लाइक आप पिछले 4 साल से टॉयलेट पॉटी सिखा रहे हैं, फिर भी बच्चा आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। आप एक घर में रहते हैं, आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं उस लैंग्वेज को भी बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आपकी चीजें वो इशारे से ज्यादा कर रहा है। आपको वहां अलर्ट हो जाना चाहिए कि बच्चा शब्दों को क्यों नहीं कर पा रहा है। द रीजन इज इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो फ्रेम नहीं कर पाते सेंटेंस को, तो वो वही रिपीट करते हैं जो आप करेंगे। जैसे ऑटिज्म बच्चों को आप पूछेंगे हाउ आर यू, तो आपको रिस्पॉन्स भी वही देंगे हाउ आर यू। तो हमें कहना पड़ता है टेल हिम आई एम फाइन, तो बच्चा भी पूरा शब्द बोलेगा टेल हिम आई एम फाइन। तो ये रिपीटेटिव नेचर ऑटिज्म का पहला सिम्टम्स हो जाता है। तो एज अ पेरेंट्स आपका बच्चा जब पेट में आता है तब से लेकर जब तक वो 5 इयर्स का ना हो जाए, एटलीस्ट एक डायरी मेंटेन कीजिए, उसमें उसके ग्रोथ को आप नोट करते जाइए, उसके माइलस्टोन को करते जाइए। आपको बहुत सारे सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे। घर पर बैठकर इलाज मत कीजिए। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं मैडम हमारे घर में इसने लेट बोला, उसने लेट बोला, हमने ये किया, हमने वो किया। नहीं, मुंह में सुपारी रखने से बच्चा नहीं बोलेगा, तीखी चीज खिलाने से नहीं बोलेगा। कई पेरेंट्स कहते हैं कि हमें बताया गया कि नाक दबा दो, सांस रुकेगी तो आवाज अपने आप आ जाएगी। यह सब एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। आपके बच्चे के कॉग्निशन लेवल में प्रॉब्लम है, सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पा रहा है या वो विजुअल नहीं कर पा रहा है शब्दों को। एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगी। जैसे मैंने आपसे कहा कार, तो पहला कार सुनते ही हमारे मन में जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या आएगा, हमारी पसंद की कार हो, रेड कलर, व्हाइट कलर, ब्लू कलर। इन बच्चों में कॉन्सेप्ट नहीं होते। आप इनको शब्द देंगे तो वो फ्रेम नहीं कर पाते हैं कि अब मुझे आगे क्या बोलना है, तो ऐसे बच्चे रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। तो वहां पे हमें थेरेपी की जरूरत पड़ती है। स्कूल से क्या होता है स्टार्टिंग के कि हाँ बच्चा आइसोलेटेड है, शांत है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, वो आइसोलेटेड है, ब्लैक बोर्ड कॉपी नहीं कर पा रहा है, एग्जाम में घर पे सब कुछ पढ़ के जा रहा है पर पेपर में नहीं लिख पा रहा है, इट मीन्स समवेयर वो लर्निंग डिसेबिलिटी चाइल्ड है। कई बार बच्चों की रेटिना इश्यूज होती है, आई बॉल एट द एज ऑफ 6 ईयर तक एक्सपैंड होती है। बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस होता है, ऐसे केसेस में भी बच्चे रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं। आप जहां पर भी महसूस करें कि आपका बच्चा लैग बिहाइंड कर रहा है, वहीं पे आप अलर्ट हो जाइए और वहां से रेमेडी करना शुरुआत कीजिए। मेंटल डिसेबिलिटी को हवा ना बना के अगर हम इसको प्रॉपर वे में ट्रीट करें तो बहुत से सॉल्यूशंस हमें मिल जाते हैं, बच्चा नॉर्मल कैटेगरी में आना धीरे धीरे शुरू कर देता है। एज अ पेरेंट्स आप सिर्फ एक ही काम कीजिए, अपने बच्चों के माइलस्टोन को नेचर वाइज अपडेट देखते रहिए। अगर वो नेचर वाइज फुलफिल हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं। अगर कहीं पर भी वो डिले हो रहा है किसी भी एक फील्ड में,
तो आपको वहाँ अलर्ट होने की ज़रूरत है। मेंटल डिसेबिलिटी में 6 ईयर तक हम ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा टाइम लेगा। कई बच्चे लेट रिस्पॉन्स कर सकते हैं। कोई इंट्रोवर्ट बच्चा है बाय नेचर, दैट इज द डिफरेंट, उसको हम मेंटल डिसेबिलिटी में नहीं लेंगे। इंट्रोवर्ट होना एक तरह से वो आपकी इंटेलेक्चुअल की दिखाता है, उसमें इश्यूज नहीं है। लेकिन बच्चा हर जगह इंट्रोवर्ट है, घर से लेकर स्कूल तक, पढ़ाई से लेकर खेल तक, इट मीन्स वहां पे इश्यूज आते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये होती है हमारा डाइट। एडीएचडी बच्चे, ऑटिज्म बच्चे, लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे, जीडी, डाउन सिंड्रोम, सीपी बच्चे, एमआर बच्चे, इनको ऑलरेडी इश्यूज हैं। उसके बाद अगर हम इनको डाइट प्रॉपर नहीं देते हैं, केमिकल्स हम इनको ज्यादा दे रहे हैं, लाइक ब्राउन इन कलर, स्वीट्स प्रोडक्ट, मैदा प्रोडक्ट, टेट्रा फूड, इनकी डिसेबिलिटी चांसेस बढ़ने ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें इनके डाइट पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। डाउन सिंड्रोम के बच्चों को हम तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हैं। छोटी छोटी आंखें हैं, छोटी सी नाक है, छोटे कान है, टंग बहुत मोटी और बड़ी सी है, दांत ऊपर नीचे हैं, या सीपी चाइल्ड है, हम उनको जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हाथ पैर काफी स्टिफ है, बोन बहुत स्टिफ है, जल्दी मूवमेंट नहीं होता, कड़क हड्डी जिसे हम कहते हैं, या प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन है, आईक्यू लेवल बिलो 30, 40 है, 50 है, तो ये बच्चे बेड पर पड़े रहेंगे। इन बच्चों को हम जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं। बट जो बच्चे 70 से लेके 90 के ब्रेन रेंज में हैं, इन बच्चों को आइडेंटिफाई करने में थोड़ी मेहनत लगती है, जिसमें ऑटिज्म, एडीएचडी, लर्निंग डिसेबिलिटी और जीडी बच्चे कंसीडर होते हैं। तो एज अ पेरेंट्स हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो एज अ पेरेंट्स हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेन द डायरी ऑफ योर चाइल्ड, जिसमें प्रॉपर डे वाइज उसका माइलस्टोन लिखा होना चाहिए। अगर आगे चल के 4 साल 5 साल के बाद बच्चा प्रॉब्लम करता है, आपके पास माइलस्टोन है, तो उसके थ्रू साइकोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिक को बच्चे को हैंडल करना काफ़ी इजी हो जाता है। सेकंड, मदर अल्कोहल ले रही है, फादर अल्कोहल ले रहे हैं, या उनको कोई एलर्जी थी, उन्होंने लंबे समय तक ट्रीटमेंट किया है, एंटीबायोटिक्स खाया है, अस्थमा पेशेंट है या टीबी के पेशेंट है, ऐसे बच्चे डिसेबल होते हैं क्योंकि मेडिकल साइड इफेक्ट होता है, कई बार वो जेनेटिकल भी होता है। तो अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो पहले आप अपने प्रॉपर रिपोर्ट्स निकाल लीजिए, डॉक्टर कंसीडर कीजिए जो अच्छे हो आपके एरिया में, प्रॉपर आपका मेडिकल चेकअप कीजिए, उसके बाद आप बेबी प्लान कीजिए। सेकेंड थिंग, आपका डाइट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ताकि बच्चे का ब्रेन स्ट्रांग हो, हेल्दी हो। और बच्चा जब बर्थ ले ले उसके बाद जब आप उसका फूड शुरू करेंगे, उसमें भी आपकी डाइट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि बच्चे को सारे सप्लीमेंट मिले और डिसेबिलिटी होने के चांसेस को हम कम कर सके। और एज अ पेरेंट्स जो आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ, बहुत रिक्वेस्ट से कहना चाहती हूँ, प्लीज कीप अवे योर चाइल्ड फ्रॉम मोबाइल। कई बार बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ है, सब कुछ अच्छा है उसका, पर वो इतना ज्यादा मोबाइल एडिक्टेड होता है कि एक सर्टेन एज आते आते वो एडीएचडी में कन्वर्ट हो जाता है। मोबाइल आपके बच्चे के ब्रेन को, ग्रोथ को पूरी तरह से डैमेज कर रहा है। तो प्लीज हम जो मोबाइल देकर शॉर्टकट लेते हैं कि बच्चा बिजी हो गया, अब हम अपना काम कर लें, ये गलती मत कीजिएगा। मोबाइल, आउटसाइड फूड, टेट्रा फूड, ब्राउन इन कलर फूड और मैदा प्रोडक्ट, अगर आप इन चीजों से अपने बच्चे को बचा सकते हैं तो प्लीज बचाइए, एटलीस्ट 5 to 6 ईयर तक, ताकि उनके जितने भी माइलस्टोन ग्रोथ है वो सब अच्छे से डेवलप हो जाए। उसके बाद आप दीजिए, पर एक लिमिट में दीजिए, बट 5 ईयर्स तक तो कंप्लीट अवॉइड कीजिए। बच्चे के साथ खूब खेलिए, मस्ती कीजिए, उसे स्टोरी सुनाइए, फिर आप ऑब्जर्व करिए बच्चा आपको रिस्पॉन्स कितना दे रहा है। अगर आपके बार बार स्टोरी टेलिंग के बाद भी बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, गेम वो आइसोलेटेड है, पर्टिकुलर ही गेम खेल रहा है, पर्टिकुलर इंसान के साथ ही खेल रहा है, उसे एक ही जगह पसंद है, वहीं बैठकर खेलेगा, वहां पर आपको
समझना होगा कि बच्चा इंट्रोवर्ट है या बच्चा ऑटिज्म या किसी दूसरे मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहा है। आज की इस वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश की हूँ कि एज अ पेरेंट्स आप अपने बच्चे को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आपका बच्चा डिसेबल है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि ये डिसेबिलिटी कितने प्रकार की होती है, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं और हम उसको कैसे रिकॉग्नाइज करने के बाद उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।